नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बहुत बड़ी खबर के साथ, जहां केंद्र सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच में आज तीसरे राउंड की बैठक होगी। तो बड़ी खबर, वीपी हाउस में दोपहर 3:30 बजे ये बैठक होनी है, जहां आपको बता दें कि आंदोलन के भविष्य पर एक बड़ा फैसला आज हो सकता है। साथ ही कांग्रेस जनता पार्टी का सीधे तौर पर कहना कि यहां पर सोनम वांगचुक का अनशन चूंकि खत्म हो चुका है, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी का ये प्रदर्शन, ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और वो तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से खुद धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस्तीफा नहीं दे दिया जाता। कांग्रेस जनता पार्टी का कहना कि ये छात्र और कांग्रेस जनता पार्टी के जो तमाम समर्थक हैं वो इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे और ऐसे में महज अब एक ही मांग की जा रही है, जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि अब आंदोलन का भविष्य क्या होगा, उसको लेकर आज चीजें क्लियर हो सकती हैं। वो इसलिए क्योंकि आज तीसरे राउंड की बैठक होनी है शाम दोपहर 3 बजे के बाद, और ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी की अभी तक तमाम मांगों को माना, उनकी तमाम बातों पर अपनी सहमति व्यक्त की है और उनको कहा कि उनकी मांग को सरकार मान रही है, जिसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी से अपनी जीत करार कर रही है। वही केंद्र सरकार क्या अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहां पर लेती है या नहीं, क्योंकि आपको बता दें कि सरकारी सूत्रों के मुताबिक कल एक बड़ी खबर यह भी सामने आई थी कि केंद्र सरकार फिलहाल नहीं चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे या फिर धर्मेंद्र प्रधान आने वाले समय पर भविष्य में कभी इस्तीफा देंगे, और वो सिर्फ इस वजह से कि यहां पर जो पेपर लीक के मामले सामने आया, जो प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं उसको लेकर। हालांकि सरकार की तरफ से अपना पक्ष भी रखा जाएगा, अपनी बात रखी जाएगी और ऐसे में मनाने का प्रयास होगा कांग्रेस जनता पार्टी और छात्रों को कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो इससे वो जो भी अभी तक चीजें हुई हैं, जो गलत रही थी, जो अव्यवस्था देखने को मिली, उसमें व्यवस्थित तरीके से एक ढांचा तैयार किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फिलहाल अड़ी हुई है कांग्रेस जनता पार्टी, लेकिन सरकार की तरफ से ये समझाया जाएगा कांग्रेस जनता पार्टी को कि सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच में समन्वय इस मांग को लेकर, इस बात को लेकर कैसे बन सकता है। और ऐसे में आज ये तीसरे राउंड की बैठक है, क्योंकि कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी। उस बैठक में आपको बताते चले कि कांग्रेस जनता पार्टी की जो 2 मांगे थी उस पर सरकार ने सहमति व्यक्त की थी। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये कल बैठक की ही है, जब यहाँ पर जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं और बाकायदा तमाम दिग्गजों की तरफ से लगातार यहाँ पर बातचीत की गई थी। और ऐसे में आज जो बैठक होनी है वो आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों को समझाते हुए नजर आने वाले हैं। स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्नेह कमल, कल भी यहाँ पर बात हुई थी, 2 मांगों पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन आज जो यहाँ पर बात होनी है उसको लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन का, आंदोलन का भविष्य तय होगा। लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि कल तक खबरें सामने आ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो नहीं होगा और सरकार खुद नहीं चाहती, और कांग्रेस जनता पार्टी की प्रमुखता, प्राथमिकता और यहां पर सबसे बड़े लेवल पर इसी मांग को उठाया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे दे। क्या लग रहा है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ऋतु, यह कहना मुश्किल है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। जिस तरह से केंद्र सरकार का पिछले रवैये रहे, जो इतिहास रहा है, आज तक किसी मामले में अब तक जो है मोदी सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। इससे पहले राजनाथ सिंह का भी एक बयान है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम काम करते हैं। तो कुल मिलाकर जो केंद्र सरकार का या प्रधानमंत्री मोदी का जो रवैया है उसको देखते हुए यह कह पाना काफी कठिन है, या यह लगभग नामुमकिन लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कोई समझौता नहीं होगा। यद्यपि जिन 2 बातों का आपने जिक्र किया, चाहे वो मृतक छात्रों के लिए मुआवजे की मांग हो या जो है मुकदमे वापस लिए जाए या कड़ी कार्रवाई न करने की बात हो, वहां पर तो एक तरह से केंद्र सरकार ने एक सहमति जता दी थी। लेकिन जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है वो लगभग ना लगता है। और हालांकि दोपहर 2 बजे तक का आज का समय केंद्र सरकार ने दिया, उसके बाद 3:30 बजे एक बार पुनः
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के विट्ठल भाई पटेल यानी बीपी हाउस में जो है वार्ता होनी है 3:30 बजे। अब देखना यह है कि 2 बजे तक सरकार क्या कुछ निर्णय करती है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि जहां सरकार अपनी जिद पर अड़ी है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने देंगे, वहीं जो है कांग्रेस जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बात करें, कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की बात करें, सभी ने स्पष्ट कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे हम कोई चीजें नहीं मानेंगे, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर हाल में चाहिए। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार क्या कुछ निर्णय करती है। देखिए स्नेह कमल, कांग्रेस जनता पार्टी हालांकि सोनम वांगचुक के जब यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए थे तब से लगातार वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया तो उनकी नई मांग प्रमुखता के तौर पर आगे आ गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता पार्टी इस वक्त फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है और छात्रों के भविष्य पर बात कर रही है। लेकिन क्या समझा जाए कि अगर आज सरकार की तरफ से सहमति नहीं बनती है इस तीसरी बड़ी मांग को लेकर, क्योंकि एक ही मांग है धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे, तो क्या उसके बाद ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है कांग्रेस जनता पार्टी और तमाम छात्रों का? जी बिल्कुल, जिसे सोनम वांगचुक भी पहले जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पे थे। हालांकि जो उनके अनशन समाप्ति के बाद उन्होंने ये कुछ जो शर्तें रखी थी, जो उनका सरकार समझौता हुआ, जिन शर्तों पर अनशन तोड़ा उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई बात नहीं थी। वहीं अगर कांग्रेस जनता पार्टी की बात करें तो कांग्रेस जनता पार्टी शुरू से ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है और कल जिस तरह से जो है वार्ता से पहले उन्होंने ये कहा, एक बार पुनः दोहराया कि हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पे हमें कुछ मंजूर नहीं है। तो अब देखना यह है जब दोपहर 3:30 बजे बीपी हाउस में यानी विट्ठल भाई पटेल हाउस में जब वार्ता होगी और उससे पहले जो 2 बजे तक केंद्र सरकार ने समय दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बारे में हम कोई निर्णय करेंगे, अब देखना यह कि जो है केंद्र सरकार 2 बजे तक जो है क्या कुछ फैसला करती है। बिल्कुल, और देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि दोनों के बीच में किस तरह से सामंजस्य बैठता हुआ नजर आता है, जो कि छात्रों के हित में होगा। बहरहाल बने रहिएगा आप हमारे साथ स्नेह कमल, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि इस बीच इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सुरक्षा चौकसी और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर 6 लेयर स्थायी बैरिकेडिंग की गई है। 20 जुलाई की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का यह बड़ा फैसला है। संसद मार्ग और जयसिंह रोड पर फिक्स बैरिकेड लगा दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली के जंतर मंतर और उससे सटे हुए जो इलाके हैं, चाहे कनॉट प्लेस हो, पटेल चौक हो, या फिर आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और इसके साथ ही जंतर मंतर पर इस वक्त 6 लेयर की स्थायी बैरिकेडिंग लगाई गई है, फिक्स बैरिकेडिंग लगाई गई है, क्योंकि 20 जुलाई को जो उग्र आंदोलन हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि पुलिस और तमाम जो सुरक्षा बल वहां पर मौजूद थे और छात्रों और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हो जाती है और ऐसे में जो नुकसान यहां पर पहुंचा था देश की राजधानी दिल्ली में, वो तस्वीरें वापस से सामने ना आए, उसको लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। 20 जुलाई की हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस का यह बड़ा फैसला है कि संसद मार्ग जयसिंह रोड पर फिक्स बैरिकेड लगाए जाएं और उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर सिक्योरिटी और सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से फिक्स बैरिकेड यहां पर कर दिया गया है और इसके साथ ही आवाजाही के दौरान अगर कोई भी आ रहा है तो पहले परमिशन लेनी होगी, बकायदा अपना कार्ड दिखाना होगा, पहचान पत्र दिखाना होगा, उसके बाद ही यहां पर अनुमति दी जा रही है। क्योंकि निश्चित तौर पर जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, बड़े लेवल पर आंदोलन होते हैं, तो उस दौरान कुछ उपद्रवी होते हैं या अराजक तत्व होते हैं जो कि इस प्रदर्शन के माध्यम से देश को नुकसान पहुंचाने की यहां पर कोशिश करते हैं और प्रदर्शन की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। वो स्थिति, वो तस्वीर और वही पूरी सिचुएशन यहां पर क्रिएट ना हो, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और एकमात्र यही वजह कि संसद मार्ग और इसके साथ ही जयसिंह रोड पर फिक्स बैरिकेड लगा दिए गए हैं। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं यह भी कहा जा रहा है कि आज हर किसी की नजरें, पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई है कि केंद्र सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच में क्या कुछ बात होती है। क्योंकि जो तीसरी और सबसे बड़ी मांग है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, सरकार उनकी मांग नहीं मानती है, तो उसके बाद ये प्रदर्शन बढ़ सकता है। और स्नेह कमल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। स्नेह कमल, देखिए दिल्ली के जंतर मंतर पर सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है, इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये भी मानी जा रही है, जहां आज केंद्र सरकार और इसके साथ ही कांग्रेस जनता पार्टी के बीच में बात होनी है, क्योंकि माना जा रहा है कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसका भविष्य यहां पर तय होगा। अगर यहां पर सरकार उनकी सहमति या फिर उनकी बातों को, मांगों को नहीं मानती है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि उसी लिहाज में दिल्ली के जंतर मंतर पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी की गई है?
जी बिल्कुल, दिल्ली के जंतर मंतर और उसके आसपास के मार्गों की सुरक्षा रणनीति में कल बदलाव किया गया है। दरअसल कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार से हालत का जायजा लिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस शुक्रवार को जो है देर शाम जो है एक नई रणनीति बनाई, जिसके तहत जो जिस तरह से आपने कहा कि 6 लेयर फिक्स बैरिकेडिंग, जो पुलिस के बैरिकेड होते थे वो लोहे के व्हील्स पर होते थे, लेकिन अब जिनको हटाया जाना या घसकाना काफी आसान था। तो अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें आपस में जंजीरों से जकड़ते हुए वेल्ड कर दे, ताकि प्रदर्शनकारी या जो भी छात्र है इसे जो है इस बैरिकेड को हटा न पाए, अपने स्थान से कहीं और न कर पाए। उस बीच अब प्रदर्शन स्थल के आसपास जो मार्ग हैं उनका भी सुरक्षा का जिम्मा, जिस तरह से आपने बताया जंतर मंतर के आसपास जयसिंह रोड हो, चाहे पटेल चौक हो, चाहे राजीव चौक हो, इन तमाम मार्गों की सुरक्षा अब दिल्ली के 17 से 18 डीसीपी संभालेंगे। एक विशेष पुलिस आयुक्त स्तर का अधिकारी मौके पर हमेशा मौजूद रहेगा। हर मार्ग की सुरक्षा एक डीसीपी के जिम्मे है, जिसकी अगर बात करें तो अशोका रोड की सुरक्षा दक्षिण जिला पुलिस को है, संसद मार्ग की सुरक्षा दक्षिण पूर्व जिला पुलिस को है, वहीं जंतर मंतर की अगर बात करें नई दिल्ली जिला पुलिस को सौंपी गई है। पुलिस पूरी कमान जो पुलिस की एक विशेष पुलिस आयुक्त के हाथ में होगी। उनकी सहायता के लिए 2 संयुक्त आयुक्त और 2 डीसीपी रिजर्व में तैनात रहेंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस ने जो है अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि 2 बजे तक सरकार के पास समय है कांग्रेस जनता पार्टी के मांगों का जवाब देने के लिए। तो 2 बजे तक अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात बनती है या कोई आपस में सहमति कांग्रेस जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच बनती है, तो हो सकता है यह आंदोलन समाप्त हो। अगर सहमति नहीं बनती, उसके बाद 3:30 बजे जो वार्ता होनी है विठल भाई पटेल हाउस में, अगर वो असफल होती है तो कहीं न कहीं जिस तरह से आपने जिक्र किया, जो आपने आशंका जाहिर की जी, हो सकता है कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन और आगे बढ़े और उग्र हो या और हिंसक हो। तो उसको लेकर जो दिल्ली पुलिस ने जो है अपनी तैयारियां पूरी कर ली। इस बीच एक सूचना यह भी है ऋतु कि दिल्ली पुलिस के तमाम जवान जो हैं अब जो है एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन कैमरा वाला चश्मे लगाकर वहां पे हैं। एक काला धूपी चश्मा जैसे सामान्य चश्मा दिखता है, लेकिन वो एआई चश्मा होता है और वो भीड़ में भी अपराधियों की पहचान कर लेगा। अगर कोई भी अवांछनीय तत्व है जिसका पहले से पुलिस में बैड कैरेक्टर का रिकॉर्ड है, तो पुलिस तत्काल उन चश्मों के माध्यम से उन्हें पहचान लेगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस जहां एक और सुरक्षा की पूरी पुख्ता बंदोबस्त कर रही है, वहीं हाईटेक उपकरणों का भी इंतजाम करके उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रही है। ऋतु, निश्चित तौर पर और जरूरी भी हो जाता है दिल्ली पुलिस का एक्टिव मोड पर रहना, क्योंकि इस वक्त हालात देश की राजधानी में ठीक नहीं है। लेकिन इस बीच ये भी आपसे समझेंगे कि दिल्ली पुलिस की तरफ से न सिर्फ बैरिकेडिंग और एआई तकनीक, जिसका जिक्र आपकी तरफ से भी किया गया, मेट्रो स्टेशन पर भी यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि कई मेट्रो स्टेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है, 12 से 18 की संख्या। और जो बाहरी आउटर एरिया है वहां पर शीशों को भी, जो कांच है उनको अखबारों से ढका जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। आने वाले समय पर क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर नकारात्मक तस्वीरें भी सामने आती है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी चीजों को, सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। स्नेह कमल जी बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से आपने बताया कि दिल्ली के इस समय 18 मेट्रो स्टेशन जो बंद हैं, उसमें इसका सबसे अहम स्टेशनों की बात करें तो नई दिल्ली है, राजीव चौक है। राजीव चौक की बात करें, राजीव चौक बिल्कुल दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस पे है, जहां पर हजारों की संख्या में रोज पर्यटक या व्यापारी आते थे। अब वो स्टेशन बंद है। वहीं अगर नई दिल्ली की बात करें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, जहां लाखों की संख्या में डेली जो है यात्री आते हैं, उनके लिए किसी गंतव्य पर जाने के सबसे आसान साधन दिल्ली मेट्रो होती थी। कल दिल्ली प्रशासन या दिल्ली मेट्रो ने जो है नई दिल्ली स्टेशन मेट्रो बंद कर दिया। अब जो है काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें, चाहे वो कनॉट प्लेस का इलाका हो, चाहे पटेल चौक हो, केंद्रीय सचिवालय हो, उद्योग भवन जिसे सेवा तीर्थ स्टेशन का नाम दिया, सेवा तीर्थ हो, लोक कल्याण मार्ग हो, जोर बाग हो, ये तमाम स्टेशन है जहां पर हजारों लाखों की संख्या में डेली यात्री आते थे। ये सभी स्टेशन अब बंद कर दिए गए, जिसके कारण जो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं अगर आपदा में अवसर की बात करें तो इस समय जो प्राइवेट कैब ओनर्स हैं या ऑटो वाले हैं या ई रिक्शे वाले हैं, उनके लिए यह जो आपदा में अवसर है वो अपने अब मनमाने किराए ले रहे हैं। आप बिल्कुल देखिए, वो निश्चित तौर पर तस्वीरें अमूमन तौर पर सामने आती। बहरहाल इसने कमल आपने जानकारी साझा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
और इस बीच एक और बड़ी खबर है। 2 दिवसीय लद्दाख के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां कारगिल विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि रक्षा मंत्री की तरफ से दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां कारगिल विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री और इसी के चलते लद्दाख के दौरे पर हैं। और अमूमन तौर पर यह तस्वीर हर साल देखने को मिल पाती है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचते हैं, जवानों के साथ मुलाकात करते हैं। और ऐसे में 2 दिवसीय लद्दाख का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजनाथ सिंह का, जहां 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लद्दाख पहुंचकर वहां पर जवानों से बातचीत की जाएगी। कारगिल विजय दिवस समारोह उनके साथ सेलिब्रेट किया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिश और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर बातचीत की जानी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। तो 2 दिवसीय लद्दाख का दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको इससे समझा जा सकता है जहां कारगिल विजय दिवस को लेकर समारोह का आयोजन किया गया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति रहेगी। कारगिल युद्ध में बलिदान देने वाले जवान और जिन्होंने अपनी जान यहां पर दी है और इसके साथ ही देश की रक्षा की है, उनको याद किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजमगढ़ का दौरा है। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे का समय जब आजमगढ़ पहुंचेंगे अखिलेश यादव, दिवंगत एमएलए आलम बदी के आवास भी जाएंगे अखिलेश यादव। उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, परिवार वालों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की जाएंगी, उनके दुख दर्द को कम करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि आलम बदी का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था, 95 साल की उनकी उम्र थी। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के वो कट्टर और ईमानदार नेताओं में उनका नाम रहा है। उनकी छवि कभी भी यहां पर धूमिल नहीं हुई है और इसके साथ ही अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन इस दौरान मुलायम सिंह यादव का जब शासन हुआ करता था, तब उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी और इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, जिसकी वजह से आज अखिलेश यादव आजमगढ़ पहुंचेंगे, आलम बदी के आवास भी पहुंचेंगे। दिवंगत एमएलए आलम बदी के आवास पहुंचकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाएंगे। वहीं बदायूं में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर, पिकअप वैन और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत बताई जा रही है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज सुचारू रूप से जारी है। बड़ी खबर, पिकअप वैन और कार की जोरदार टक्कर। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, मामले की तफ्तीश की जा रही है। हादसा किस वजह से हुआ ये पता लगाने की कोशिश, लेकिन जो प्राथमिकी जांच है उसमें बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कारण रहा है। पिकअप वैन और कार के बीच में जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसा कितना भीषण और भयावह रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस हादसे की चपेट में 2 लोग आ गए हैं, यानी कि मौके पर उन दोनों की मौत हो गई है। और आप इस कार का यहां पर अगर हालत देखेंगे, तस्वीरों को देखेंगे, तो ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि इस हादसे को लेकर क्या कुछ उस दौरान सिचुएशन रही होगी, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आगे का जो हिस्सा है उसके परखच्चे उड़ चुके हैं और ऐसे में यह हादसा बेहद भीषण और भयावह रहा, जहां पर 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। उनकी पहचान कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। प्राथमिकी जांच में तेज रफ्तार कारण बताया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और ऐसे में ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। और प्रशांत राठौर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इस पूरे हादसे को लेकर अभी तक क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल मैं बता दूं, पूरा मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र में रानेट चौराहे का है, जहां पर यह पूरा परिवार, इनको सवार सभी लोग अतकपुर में जांच कराने जा रहे थे, जिसमें तेज रफ्तार दूध के टैंकर ने टक्कर मार दी। आमने सामने भिड़ंत में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें घायलों में लगभग 4 बच्चे शामिल हैं और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसमें जो मौत हुई है वो एक ही परिवार के लोग बताए जा रहे हैं और ये सभी पूरा परिवार जांच कराने अतकपुर गांव में जा रहा था। जी आप बिल्कुल देखिए, और जो हादसे की तस्वीर यहाँ पर प्रशांत सामने आई है, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कितना भीषण और भयावह ये रहा होगा। लेकिन जिन 2 लोगों की मौत बताई जा रही है, उन दोनों लोगों का आपस में कोई कनेक्शन और परिजनों को क्या जानकारी साझा कर दी गई पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल मैं बता दूं, जो 2 लोग खत्म हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, वो आपस में चाचा
चाचा और भतीजे थे। परिवार, जो पूरा परिवार था, इजात कराने जा रहा था। एक ही परिवार के सभी लोग सवार थे उस पूरी कार में, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। जो घायल हुए हैं उनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं और परिवार में पूरी तरह से चीख पुकार मच गई है जी। और मौके पर अगर देखा जाए तो पूरी कार क्षतिग्रस्त हुई। मौके की स्थिति देखकर भयानक स्थिति है और वहां पर अब पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और गाड़ी को अपने कब्जे में लिया है जी। प्रशांत, आपसे ये जानेंगे कि हादसा प्राथमिकी जांच में क्या कुछ बताया जा रहा है कि क्या वजह है, क्या तेज रफ्तार के अलावा और कोई मुख्य कारण? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, बताया जा रहा है कि जो आमने सामने भिड़ंत हुई इसमें तेज रफ्तार मुख्य कारण बताया गया है, जिसमें पिकअप जो वाहन था उसकी स्पीड कुछ ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये आमने सामने भिड़ंत हो गई है जी। निश्चित तौर पर, और देखिए लगातार हम तस्वीरें यहाँ पर साझा कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत राठौर आपका। इस बीच फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है। परिवहन विभाग का एक बड़ा अभियान जारी है। स्कूली वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बैठे हुए बच्चे पाए गए। आपको बता दें कि अभियान के दौरान कई वाहनों के चालान भी काटे गए हैं और इसके साथ ही सख्त हिदायत भी दी गई है कि आने वाले समय पर किसी भी तरह से भारी क्षमता में या फिर यहाँ पर क्षमता से ज्यादा बच्चों को ना बैठाया जाए, क्षमता से ज्यादा सवारियों को ना बैठाया जाए, क्योंकि अमूमन तौर पर इस तरह के जो बड़े हादसे हैं उसकी चपेट में मासूम लोग आ जाते हैं। और ऐसे में लोगों से भी अपील की गई है कि न सिर्फ परिवहन विभाग बल्कि पुलिस अधिकारी यहाँ पर लोगों को जागरूक करेगा, बल्कि लोगों को खुद से भी जागरूक होना चाहिए। जब किसी स्कूली वाहन में वो अपने बच्चों को भेजते हैं तो उस दौरान सबसे पहले खुद परिजनों को, अभिभावकों को ये चेक करना चाहिए कि कई क्षमता से ज्यादा बच्चे तो नहीं बैठाए गए हैं, क्योंकि चाहे रिक्शा हो या फिर इसके साथ ही आपको बता दें कि कोई वाहन यहाँ पर वैन हो, उसमें भी भारी से भारी संख्या में छात्रों को बैठा दिया जाता है। जगह नहीं होती, उसके बावजूद भी एक के ऊपर एक बच्चे बैठा दिए जाते हैं। जिसके बाद जब बड़ा हादसा होता है तो ओवरलोडिंग इस पर सबसे बड़ी समस्या सामने आती है कि ओवरलोडिंग की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया और उसमें मासूम बच्चे घायल हो गए हैं। और ऐसे इस तरह के हादसे सामने ना आए उसको लेकर विशेष तौर पर हिदायत भी यहां पर दी गई है और अभिभावकों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है कि इस तरह के हादसे की चपेट में आपका मासूम बच्चा ना आए, उसका ध्यान रखा जाए। क्या चेकिंग अभियान रहा, कितनी क्या स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत ये अभियान चलाया गया है कि असुरक्षित वाहनों में बच्चों को ना भेजें। ये हम लोग अपना जो है अपील कर रहे हैं गार्जियन से, और यहाँ मौके पर आकर के हम लोग चेकिंग कर रहे हैं कि किस तरह से असुरक्षित वाहनों पर ओवरलोड बच्चे ढोए जा रहे हैं कि 4 सीट की सीटिंग कैपेसिटी है, किसी में 8 है, किसी में 10 है, किस तरह से असुरक्षित है बच्चों के लिए। इसी के दृष्टिगत आज अभियान चलाया गया। साथ ही जालौन से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी है। 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुठभेड़ के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से अवैध असलाह समेत सामान की बरामदी हुई है। आपको बता दें कि 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि वो भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो जाती है, जिसके बाद तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ऐसे में आरोपियों से अवैध असलाह, मोबाइल फोन उनका और इसके साथ ही कई और सामान जब्त पुलिस ने कर लिए हैं जो बरामद किए थे। ऐसे में उनकी तरफ से भागने का प्रयास किया जा रहा था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देर रात की दिखा रहे हैं, जब बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई। इस दौरान वो भागने का जब प्रयास कर रहे थे, जवाबी या फिर पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास कर रहे थे, तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सीधा उनके पैर पर गोली मारी, जिसके बाद वो यहाँ पर घायल हो गए। अस्पताल में उनका भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मरहम पट्टी हुई है। और उसके बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जहां पर इनके पास से अवैध असलाह बरामद किया है पुलिस ने। 3 शातिर चोर ये बताए जा रहे हैं, चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। और ऐसे में ये बहुत बड़ी सफलता पुलिस के हाथ बताई जा रही है, जहां आरोपियों से न सिर्फ अवैध असलाह बल्कि अब पूछताछ का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जालौन पुलिस के हाथ ये बहुत बड़ी सफलता है और अभी पुलिस का ये कहना कि अभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी, इन चोरों से पूछताछ की जाएगी। इनके गैंग का और भी क्या कोई सदस्य है जो अभी इस वक्त फरार चल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी करने का प्रयास जालौन पुलिस की तरफ से किया जाएगा।
तो 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। जालौन पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता बताई जा रही है, बड़ी कामयाबी जालौन पुलिस के नाम रही। ऐसे में आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के बाद इन तीनों चोरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल वो भागने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस पर गोली चलाने का भी प्रयास किया जा रहा था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उनके पैर को निशाना बनाते हुए पैर पर गोली मारी, जिसके बाद यह ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कामयाबी रही और अस्पताल में भर्ती कराते हुए उनका इलाज, मरहम पट्टी की गई और अब जाकर गिरफ्तारी हो चुकी है। तो देखिए, जालौन से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी रही और इसके साथ ही पुलिस ने 3 चोरों को, शातिर चोर ये बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। चोरी का सामान भी इन तीनों के पास से बरामद किया है। अब कानूनी तौर पर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस की तरफ से कोशिश ये है कि इनका कोई और सदस्य है जो फरार इस वक्त चल रहा हो, जो बाहर चोरी की बड़ी वारदात या जघन्य अपराध को अंजाम दे रहा हो, उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। और ऐसे में पुलिस ने इस बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। झांसी से बात करते हैं, जहां पर झांसी से बड़ी खबर, बिजली के खंभे से एक ट्रक टकराया। महिला को बचाने पर यह बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर की मदद से चालक को बाहर निकाला गया, चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो बड़ी खबर, एक महिला को बचाने के चक्कर में बिजली के खंभे से ट्रक टकरा जाता है। इस दौरान एक बड़े हादसे की चपेट में चालक आया, जहां चालक को फिलहाल बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब ये कल देर रात बड़ा हादसा हुआ तो उस दौरान कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने ही रेस्क्यू किया, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।